नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम लोग सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न वंशानुक्रम के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। यहां से आपके एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। यदि मित्रों हम बात करें यूपी टेट की, तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न 100% जरूर मिलेंगे मित्रों। चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं वंशानुक्रम। यदि हम बात करें वंशानुक्रम की, तो माता पिता या उनके पिछले पीढ़ी के गुण जब जीन्स के माध्यम से आने वाले संतान में हस्तांतरित होती हैं या ट्रांसफ़र होते हैं, इसी गुण को हम वंशानुक्रम कहते हैं। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें परिभाषा की, तो आपके सामने पहला पॉइंट है, वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। किसने कहा है? तो B.N. झा ने कहा है। B.N. झा ने कहा है, क्या कहा है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। देखिए मित्रों, दूसरा पॉइंट है आपके सामने, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का हस्तांतरण होना ही आनुवंशिकता है। किसने कहा है? तो जेम्स ड्रेवर ने कहा है। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है? माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का हस्तांतरण होना ही आनुवंशिकता है। तो अगला पॉइंट है मित्रों, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। किसने कहा है? तो रूथ ने कहा है। रूथ ने क्या कहा है? वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। अगला पॉइंट है मित्रों आपके सामने, वंशानुक्रम में वे सभी बातें सम्मिलित हैं जिनसे व्यक्ति का जीवन आरंभ हुआ है। किसने कहा है? तो वुडवर्थ ने कहा है। वुडवर्थ ने क्या कहा है? वंशानुक्रम में वे सभी बातें सम्मिलित हैं जिनसे व्यक्ति का जीवन आरंभ हुआ है। अगला पॉइंट है आपके सामने, वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी सुविधाजनक शब्द है। किसने कहा है? तो थॉमसन ने कहा है। थॉमसन ने क्या कहा है? वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी सुविधाजनक शब्द है। अगला परिभाषा है, वंशानुक्रम जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। तो दोस्तों, यह सर्वमान्य परिभाषा है, सभी के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वंशानुक्रम जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। अब मित्रों हम बात करें वंशानुक्रम की प्रक्रिया की, तो वंशानुक्रम की प्रक्रिया की बात करें तो वंशानुक्रम की संरचना सेल या कोशिका से शुरू होती है, जो बहुत छोटी होती है। देखिए मित्रों, कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो छोटी छोटी कोशिका होती है, सेल्स होता है। इसी से कोशिका की संरचना शुरू होती है, इसी से वंशानुक्रम की संरचना शुरू होती है। देखिए मित्रों, कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? तो कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और मित्रों यदि हम बात करें पितृकोश में क्या पाया जाता है? तो पितृकोश में शुक्राणु पाए जाते हैं। और मातृकोश में क्या पाया जाता है? तो मातृकोश में अंडाणु पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, पितृकोश में क्या पाया जाता है? तो पितृकोश में शुक्राणु पाए जाते हैं। मातृकोश में क्या पाया जाता है? तो मातृकोश में अंडाणु पाए जाते हैं। देखिए मित्रों, निषेचन के फलस्वरूप, निषेचन की प्रक्रिया के बाद शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से क्या होता है? मिलने को क्या कहते हैं? तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए मित्रों, अंडाणु और शुक्राणु के मेल को क्या कहते हैं? तो अंडाणु और शुक्राणु के मेल को युक्ता कहते हैं, जाइगोट कहते हैं या संयुक्त कोष कहते हैं। इतने नामों से हम जानते हैं कि शुक्राणु अंडाणु के मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु मिलने वाली क्रिया को हम युक्ता कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, संयुक्त कोष कहते हैं। जब पिता का शुक्राणु और माता का अंडाणु मिलता है मित्रों, तब जाकर गर्भाशय में एक छोटे से संयुक्त कोष का निर्माण होता है, जिसमें नया जीव का उत्पत्ति होती है, जिसे हम गर्भाशय में भ्रूण कहते हैं। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है आपके सामने, मातृकोश में XX क्रोमोसोम्स तथा पितृकोश में XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें कि माता में कैसे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो माता में देखिए मित्रों XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और पिता में XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। देखिए मित्रों, माता के गर्भ में लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण कौन कर सकता है? तो इसका निर्धारण पिता का XY क्रोमोसोम्स कर सकता है, क्योंकि माता के पास मित्रों सिर्फ XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। देखिए मित्रों, जब माता का X क्रोमोसोम्स और पिता का X क्रोमोसोम्स मिलता है तो लड़की पैदा होती है।
जब माता का एक्स क्रोमोसोम्स और पिता का वाई क्रोमोसोम्स मिलता है तो लड़का पैदा होता है। इसलिए मित्रों माता के गर्भ में लड़की पैदा होगी कि लड़का पैदा होगा, इसका निर्धारण सिर्फ पिता का क्रोमोसोम्स ही निर्धारित कर सकता है, क्योंकि माता के पास सिर्फ XX क्रोमोसोम्स होता है जबकि पिता के पास XY क्रोमोसोम्स होता है। और XX क्रोमोसोम के मिलने से लड़की पैदा होगी, XY क्रोमोसोम के मिलने से लड़का पैदा होगा। और मित्रों ध्यान दीजिए, वाई क्रोमोसोम्स एक्स क्रोमोसोम से हल्का होता है। जो वाई क्रोमोसोम्स होता है वह एक्स क्रोमोसोम से हल्का होता है। वाई क्रोमोसोम्स लड़का पैदा होने का उत्तरदायी होता है। एक्स क्रोमोसोम्स जो पिता का होता है यह लड़की पैदा करने का उत्तरदायी होता है। देखिए मित्रों, मनुष्य में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े की बात करें तो एक जोड़ा में 2 गुणसूत्र होते हैं, तो इस प्रकार 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। और मित्रों 23वें जोड़े में 22 जोड़े सम गुणसूत्र होते हैं तथा 23वां जोड़ा विषम गुणसूत्र होता है। देखिए मित्रों, माता या पिता सभी में 23 जोड़े समान गुणसूत्र होते हैं। और देखिए मित्रों, जो 23वां जोड़ा होता है यही विषम गुणसूत्र होता है जो लड़की या लड़के का निर्धारण करता है। देखिए मित्रों, पितरैक या जीन वंश परंपरा के वाहक होते हैं। जो जीन्स होते हैं, जो पितरैक होते हैं, यह वंश परंपरा के वाहक होते हैं, मतलब पिछली पीढ़ी के गुण आने वाली पीढ़ी में या बच्चे में ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पर हम बात करें एक परिभाषा की तो मन ने क्या कहा है? मन ने जीन्स, गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स को रासायनिक पैकेट कहा है। यदि हम बात करें जीन्स, गुणसूत्र, क्रोमोसोम को रासायनिक पैकेट किसने कहा है? तो रासायनिक पैकेट मन ने कहा है कि जीन्स, गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स रासायनिक पैकेट हैं। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है आपके सामने, जीन वंशानुक्रम के वाहक ही नहीं अपितु निर्धारक भी होते हैं। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है, मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहते हैं। यदि हम बात करें आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं, तो आनुवंशिकता का पिता हम मेंडल को कहते हैं। अगला पॉइंट है, हॉर्नर ने सबसे पहले आनुवंशिकता की व्याख्या की। यदि हम बात करें आनुवंशिकता की सबसे पहले व्याख्या किसने की, तो हॉर्नर ने की। यदि हम बात करें आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं, तो आनुवंशिकता का पिता मेंडल को कहते हैं। अब देखिए मित्रों, गाल्टर ने वंशानुक्रम का गणितीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है, सुजनन शास्त्र, सुजनन की और जीव सांख्यिकी का जनक फ्रांसिस गाल्टन को कहते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने, वंशानुक्रम के प्रमुख सिद्धांत है जिसमें आपका बीज कोष का सिद्धांत है, जीव निरंतरता का सिद्धांत है मित्रों, और मूल जीवाणु का सिद्धांत है, समानता का सिद्धांत है, अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत है, अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत है, और विभिन्नता का सिद्धांत है, प्रत्यागमन का सिद्धांत है, मातृकोश पितृकोश का सिद्धांत है, संयोग का सिद्धांत है, मेंडलवाद है मित्रों, और डार्विनवाद एवं लैमार्कवाद है। यदि मित्रों बात करें पहला पॉइंट बीजकोष के सिद्धांत की, तो बीजकोष के सिद्धांत में माता पिता के गुण अगले पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, यानी कि माता पिता के गुण सुरक्षित रहते हैं। तो इस प्रकार यह बीजकोष का सिद्धांत हुआ। जीव निरंतरता के सिद्धांत की बात करें तो प्रत्येक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को अपने गुण जो होते हैं वो ट्रांसफ़र करते रहते हैं, इसे जीव निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। और बीजकोष के सिद्धांत को मूल जीवाणु का सिद्धांत कहते हैं। और मित्रों यदि हम बात करें समानता का सिद्धांत का, तो जो समानता का सिद्धांत होता है, माता पिता के जो भी गुण होते हैं समान बच्चों में दिखाई देते हैं, तो उसे हम समानता का सिद्धांत कहते हैं। और मित्रों यदि हम बात करें अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत, तो अर्जित गुणों के अवितरण के सिद्धांत में यह बताया गया है कि जो गुण माता पिता अपने जीवन काल में प्राप्त करते हैं उसका वितरण यानी कि बच्चों में नहीं होता है। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत। अर्जित गुणों के वितरण के सिद्धांत में यह बताया गया है कि माता पिता के द्वारा अर्जित गुणों का वितरण बच्चों में दिखाई देता है। और दोस्तों विभिन्नता के सिद्धांत की बात करें तो जो विभिन्नता के सिद्धांत होता है या माता पिता के प्राप्त जो दिखाई गुण होते हैं, जो माता पिता के गुण होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग हटकर गुण बच्चों में दिखाई देते हैं, इसे हम विभिन्नता का सिद्धांत कहते हैं।
और मित्रों जो प्रत्यागमन का सिद्धांत है, यह माता पिता से प्राप्त गुणों के बिल्कुल विपरीत गुण बच्चों में दिखाई देते हैं तो इसे हम प्रत्यागमन का सिद्धांत कहते हैं। मातृकोश पितृकोश का सिद्धांत में माता और पिता के गुण बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, यह बताया गया है। संयोग का सिद्धांत में माता व पिता के द्वारा जो गुण होते हैं वह बच्चों में बिल्कुल मैच नहीं करते हैं, यह बच्चों में कई पीढ़ी पहले के गुण आ जाते हैं, इसे संयोग का सिद्धांत कहते हैं। और दोस्तों मेंडलवाद, डार्विनवाद, लैमार्कवाद यदि हम मेंडलवाद की बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग छोटी मटर बड़ी मटर पर किया और काले चूहे सफ़ेद चूहे पर किया। और दोस्तों डार्विनवाद लैमार्कवाद में यह बताया गया है कि जो जिराफ की गर्दन है वह स्थिति परिस्थिति वस्तु लंबी हुई, लेकिन उसका जो गुण है वह आने वाली पीढ़ी में दिखाई दिया, जो ऑटोमेटिक उनका जीन्स वैसा बना। देखिए मित्रों, अब हम बात करते हैं मेंडलवाद की। मेंडलवाद की बात करें तो 22 जुलाई 1822 ईस्वी में ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ। यदि हम बात करें ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रिया में हुआ। यहाँ से मित्रों आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है 1840 ईस्वी में मेंडल ब्रून नगर में पादरी के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया। यदि हम बात करें मेंडल ने ब्रून नगर में पादरी के रूप में अपना कार्य कब प्रारंभ किया तो 1840 ईस्वी में प्रारंभ किया। अगला पॉइंट है आपके सामने 1857 ईस्वी में इन्होंने वाटिका मटर या उद्यान मटर पर अपना प्रयोग किया। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किस मटर पर किया तो वाटिका मटर या उद्यान मटर पर किया। कब किया तो 1857 ईस्वी में किया। अगला पॉइंट है 1866 ईस्वी में इन्होंने आनुवंशिकता नियमों का प्रतिपादन किया, इसलिए इन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1866 ईस्वी में इन्होंने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है मेंडल ने अपना प्रयोग छोटी मटर बड़ी मटर काले चूहे एवं सफ़ेद चूहे पर किया। यदि हम बात करें मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया तो मेंडल ने अपना प्रयोग छोटी मटर बड़ी मटर पर किया एवं काले चूहे तथा सफ़ेद चूहे पर किया। अगला पॉइंट है आपके सामने 1884 ईस्वी में मेंडल की मृत्यु हुई। मेंडल की मृत्यु के 16 वर्ष के उपरांत स्मैक, ह्यूगो तथा कार्ल ने मेंडल के सिद्धांतों का नवीनीकरण किया। इन तीनों को मेंडलवाद का पुरुषोधक कहा जाता है। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें मेंडलवाद का पुरुषोधक किसे कहा जाता है तो स्मैक, ह्यूगो और कार्ल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल के सिद्धांतों का नवीनीकरण किया था। और दोस्तों जॉन मेंडल की मृत्यु कब हुई तो 1884 ईस्वी में हुई। मेंडल की मृत्यु के 16 वर्ष के उपरांत स्मैक, ह्यूगो और कार्ल ने इनके सिद्धांतों का नवीनीकरण किया। अगला पॉइंट है फ्रांसिस गाल्टन ने हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक की रचना की। यदि हम बात करें हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक की रचना किसने की तो फ्रांसिस गाल्टन ने की। अगला पॉइंट है विनसिप ने एडवर्ड वंश का अध्ययन किया। विनसिप ने किस वंश का अध्ययन किया तो विनसिप ने एडवर्ड वंश का अध्ययन किया। अगला पॉइंट है गोडार्ड ने कॉलिकॉक परिवार का अध्ययन किया था। अगला पॉइंट है डगडेल ने ज्यूक वंश का अध्ययन किया। ज्यूक वंश का अध्ययन किसने किया तो डगडेल ने किया। अगला पॉइंट है प्रधान प्रकार की ओर प्रत्यागमन का सिद्धांत मेंडल का सिद्धांत है। अगला पॉइंट है मेंडल के सिद्धांत का अनुपात कितना है तो 3:1 है। 3:1 मेंडल के सिद्धांत का अनुपात है। देखिए मित्रों, आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं। किसने कहा है तो मेंडल ने कहा है। मेंडल ने क्या कहा है? आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं। अगला पॉइंट है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु वह हर ओर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। किसने कहा है तो रूसो ने कहा है। क्या कहा है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु वह हर ओर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। अगला पॉइंट है प्रमुख आनुवांशिक बीमारियां, जिसमें दो मित्रों पहला पॉइंट है वर्णांधता, डेंटोसिज्म, प्रोटीन दोष, कलर ब्लाइंडनेस। ये सब क्या है? यह प्रमुख आनुवांशिक बीमारियां हैं। देखिए मित्रों, हीमोफीलिया, राज रोग, शाही रोग, अतिरक्तता रोग, रक्त श्रावण रोग, यह सभी कैसी बीमारियां हैं? आनुवांशिक बीमारियां हैं। जिसे मित्रों हीमोफीलिया या राज रोग, शाही रोग या अतिरक्तता हो जाता है, यदि ऐसे व्यक्तियों को चोट लग जाती है तो खून का रुकना बंद नहीं होता है। और मित्रों, जिस व्यक्ति को वर्णांधता, डेंटोसिज्म, प्रोटीन दोष या कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति कलर से संबंधित कोई भी कार्य नहीं कर सकता।
और दोस्तों बहुअंगुलिता की बात करें तो ऐसे व्यक्तियों में उंगलियां जो होती है 5 से अधिक होते हैं। गंजापन कैसी बीमारी है? तो गंजापन आनुवंशिक बीमारी है। यदि आपके पिता गंजे हैं तो जाहिर सी बात है अधिकतर आप देखे होंगे तो पुत्र भी अधिकतर गंजा ही होता है। बौनापन कैसी बीमारी है? बौनापन जो है दोस्तों यह आनुवंशिक बीमारी है। टर्नर सिंड्रोम किस में पाया जाता है? तो टर्नर सिंड्रोम सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है। पटाऊ सिंड्रोम की बात करें तो 13वें जोड़े में क्षतिग्रस्तता के कारण पाया जाता है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है डाउन सिंड्रोम इसमें 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है मर्फन सिंड्रोम की बात करें तो 15वें जोड़े में क्षतिग्रस्तता के कारण होता है। अगला पॉइंट है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम यह केवल पुरुषों में पाया जाता है। अगला पॉइंट है एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है वह 18वें जोड़े में क्षतिग्रस्तता के कारण होता है। अब हम बात करें वंशानुक्रम विशेष की तो इसमें पहला पॉइंट है प्रजातियों की उत्पत्ति। पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो डार्विन है। डार्विन ने प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखी है। देखिए मित्रों, निषिद्ध अंड में वंश सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 23 जोड़े हैं। अगला पॉइंट है बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? तो बीजमैन ने दिया। बीजमैन ने बीज कोष के निरंतरता का सिद्धांत दिया। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है प्राणियों में अर्जित गुण भी संक्रमित होते हैं। हैरिसन मैकडूगल ने कहा है दोस्तों, हैरिसन मैकडूगल ने यह सिद्ध किया है कि प्राणियों में अर्जित गुण भी संक्रमित होते हैं। अगला पॉइंट है एक ही प्रभाव वाले सक्रिय गुणसूत्रों का संयोग कठिनाई से होता है। देखिए मित्रों, जो एक ही प्रभाव वाले गुणसूत्र होते हैं उनका संयोग, उनका मिलना बहुत कठिनाई से होता है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता से 23 जोड़े पितृसूत्र प्राप्त करता है। अब देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है बालकों में माता पिता के 50% गुण होते हैं। जितनी दूर की पीढ़ी होती है उतने कम गुण दिखाई देते हैं। इसका देखिए मित्रों, माता पिता के 1/2, फिर उसके अगले पीढ़ी के 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256 इस प्रकार के गुण आपके दिखाई देते हैं। देखिए मित्रों, बालकों में दादा दादी या नाना नानी के गुण 1/4% होते हैं। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है वंशानुक्रम का प्रभाव शारीरिक लक्षणों, चरित्र एवं बुद्धि इत्यादि पर पड़ता है। अगला पॉइंट है बालक या बालिका का होना नर शुक्राणु द्वारा निर्धारित होता है। जैसा कि हमने आपको बताया पहले ही, बालक पैदा होगी बालिका पैदा होगी, इसका निर्धारण पिता का शुक्राणु करता है। Y क्रोमोसोम्स और X क्रोमोसोम्स निर्धारित करते हैं। अगला पॉइंट है सबसे बड़ी कोशिका ओवम या अंड है। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो ओवम या अंड है। सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है आपके सामने 1876 ईस्वी में हॉर्नर ने वर्णांधता का वर्णन किया। हॉर्नर ने वर्णांधता का वर्णन कब किया? तो 1876 ईस्वी में किया। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है हीमोफीलिया को लिंग सहलग्न रोग कहते हैं। लिंग सहलग्न रोग किसे कहते हैं? तो हीमोफीलिया को कहते हैं। जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया हो जाती है उस व्यक्ति को यदि थोड़ा सा चोट लग जाता है तो उसका खून बंद होना जल्दी नहीं होता, यानी कि उसका खून जल्दी बंद नहीं होता है, रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमता है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है वर्णांध व्यक्ति लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर पाता। जो वर्णांध व्यक्ति होता है, जो डेंटोसिज्म से पीड़ित व्यक्ति होता है। देखिए मित्रों, गोरी प्रजाति के 8% लोग, काली प्रजाति के 4% लोग वर्णांध से प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार जो गोरी प्रजाति के लोग होते हैं, गोरी प्रजाति के लोग वर्णांध से अधिक प्रभावित होते हैं। अगला पॉइंट है सामान्य व्यक्ति में 2 से 8 मिनट में रुधिर का थक्का जम जाता है। देखिए मित्रों, जो सामान्य व्यक्ति होता है उसमें 2 से 8 मिनट में रुधिर का थक्का जम जाता है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है हेल्डन ने हीमोफीलिया का विस्तृत वर्णन किया। यदि हम बात करें हीमोफीलिया का विस्तृत वर्णन किसने किया? तो हेल्डन ने किया। अगला पॉइंट है हीमोफीलिया के सर्वप्रथम लक्षण महारानी विक्टोरिया में पाए गए। यदि हम बात करें हीमोफीलिया का सर्वप्रथम लक्षण किसमें दिखाई दिए? तो महारानी विक्टोरिया में दिखाई दिए। देखिए मित्रों, महारानी विक्टोरिया में यह रोग जीन उत्परिवर्तन के कारण हुआ है। जीन उत्परिवर्तन का मतलब होता है कि जीन में कोई विकृति उत्पन्न हो जाना। अगला पॉइंट है वर्णांध व्यक्ति रंग से संबंधित कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि वर्णांध व्यक्ति जो होता है वह लाल हरे रंग से संबंधित कार्य नहीं कर सकता, ड्राइविंग भी नहीं कर सकता है।
देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है वर्णांधता का सबसे पहला उल्लेख 1876 ईस्वी में हुआ। यदि हम बात करें वर्णांधता का सबसे पहला उल्लेख कब हुआ, तो 1876 ईस्वी में हुआ। अगला पॉइंट है पाइसन सैटाइवम मटर का वैज्ञानिक नाम है। यदि हम बात करें मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसन सैटाइवम है। तो मित्रों, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।